तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पहले लेक्चर एजेंडे के द्वारा क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिज़ास्टर बेसिकली होता क्या है। सो हम डिज़ास्टर में क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर देखेंगे। देन हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं। अगर डिज़ास्टर से देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज द जियोग्राफिकल प्रोसेस एंड इट इज़ एन इवेंट कंसंट्रेटेड इन टाइम एंड स्पेस विच a society or subdivision of a society undergoes serve danger and cause loss of its member and physical property. बेसिकली आप भी जानते होंगे कि डिजास्टर एक ऐसी घटना बोल सकते हैं या ऐसी वो है जो जिससे हमको ह्यूमंस को भी अफेक्ट होता है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट होता है एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक ऐसी जियोग्राफिकल प्रोसेस बोलते हैं या ऐसा इवेंट होता है जो कि एक कंसंट्रेटेड टाइम में और एक स्पेस में होता है, जहाँ पे जो सोसाइटी होती है और उसका जो सब डिवीजन होता है वो एक डेंजर में चला जाता है, जो कि हमें मेंबर का लॉस भी कर देता है, मतलब हमारे मेंबर्स के भी लॉस होते हैं और साथ ही साथ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी खराब होती है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा आता है टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। तो पहला होता है नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब हम डिजास्टर को किस क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स वो होते हैं जो कि नेचुरली फिनोमेना में होते हैं, मतलब कि वो ह्यूमंस के द्वारा नहीं होते, वो नेचर के द्वारा होते हैं। दूसरा आता है मैन मेड डिजास्टर्स, मतलब कि जो हमारे द्वारा होता है, मतलब कि ह्यूमंस के द्वारा होता है, उन डिजास्टर्स को मैन मेड डिजास्टर्स बोलते हैं। अगर हम देखें तो जो हजार्ड होता है वो एक नेचुरल इवेंट से बनता है और वो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को थ्रेटन करता है, मतलब डरा देता है। अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग, सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा लॉन्ग टर्म होता है जो कि अर्थ एवरेज के सरफेस टेम्परेचर को बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा देता है, जो कि हमारे ह्यूमंस की एक्टिविटी के द्वारा होती है और जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको GHGS बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। एंड जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो जो वार्मिंग होती है वो एक सिग्निफिकेंट क्लाइमेट में होती है, मतलब एक परफेक्ट क्लाइमेट होता है उसका, जिसको हमारा वार्मिंग खराब करता है। और जो इन्वायरमेंटल होता है, मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि बिना मौसम बरसात, ठंड के मौसम में भी गर्मी होना, ये सब एक ग्लोबल वार्मिंग के ही चलते होता है एंड ये हमें हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड फिर अगर हम देखें कि कॉज क्या होती है इसकी, तो कॉजेस में आएंगे तो पहला आता है बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, मतलब कि अगर हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग किन वजह से होती है, तो पहला है हमें फॉसल फ्यूल्स जब जलाते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, तो वो CO2 का जो लेवल होता है वो बढ़ा देता है। सो नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। तो जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो कार्बन एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो जब कार्बन जलता है तो उनको अब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो जो मीथेन होता है CH4, वो लाइव स्टॉक और नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर्स में काम आता है, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खराब होते हैं। अगर हम इसके इफेक्ट्स देखें तो पहला है राइजिंग टेम्परेचर, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आती है, कई जगह दरार आ जाती है, ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, सूखा बढ़ जाता है एंड जंगलों में कई बार आग भी लग जाती है। फिर होता है मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग ऑफ सी लेवल, मतलब कि आपको पता होगा कि सीज वे एंड मोस्ट ऑफ द डैम्स में पानी कहाँ से आता है, तो वो जब बर्फ पिघलती है तभी पानी आता है एंड जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो बर्फ बहुत जल्दी पिघलेगी और वो जो सी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि फ्लडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। एंड एक्सट्रीम वेदर, मतलब कि जो तूफान होते हैं और अचानक से बिन मौसम बरसात, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो सब आने की अलग अलग वैरायटी हो जाती हैं एंड
होने लगता है ये सब कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हमें पता नहीं रहता कि मौसम कैसा होने वाला है, कब क्या हो जाए, सो एक्सेट्रा। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब कि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नेचर या जो टेम्परेचर चाहिए उनको हैबिटेट करने के लिए वो नहीं हो पाता है, और जो स्पीशीज़ होती हैं उनका भी एक्सटिंक्शन होने लगता है, मतलब कि वो भी विलुप्त होने लगती हैं। एंड हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो कि मैंने बताया आपको, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारी फसलें भी ख़राब होंगी। अगर हमें उनको सही से क्लाइमेट नहीं मिला, सही टेम्परेचर नहीं मिला, तो हमें फूड की शॉर्टेज भी हो सकती है एंड अलग अलग बीमारियां होती हैं। और अगर हम देखें तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो भी ख़राब होते हैं, रूटेड है। सेकंड आज है, तो चलिए देखते हैं एजेंडे में क्या है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, एंड इसके कुछ टाइप्स देख लेंगे जो कि होते हैं फ्लड, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक एंड टी सुनामी। बेसिकली मेन मैंने उठाए हैं, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं। चलिए देखते हैं फ्लड से। तो फ्लड में क्या होता है, whenever the magnitude of water flows exceed the carrying capacity of the channel within its blanks and excess of water out overflow on the surrounding causes floods। मतलब कि फ्लड आप सब जानते हैं जिसको हम बाढ़ भी बोलते हैं। तो अगर इसकी टेक्निकल टर्म्स देखें तो टेक्निकल टर्म्स हमें क्या बताती है, जैसे कि जब जो मैग्नीट्यूड होता है वाटर का वो उससे मैग्नीट्यूड से ऊपर चला जाए या ज़्यादा बहने लगे, तो जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है चैनल्स की वो भर जाती है और ओवरफ्लो हो जाता है, जो कि सराउंडिंग में बाढ़ या फ्लड दिखाता है। अगर हम देखें तो इसके कॉजेस क्या होते हैं, तो होता है हैवी रेनफॉल, रेनफॉल ड्यूरिंग साइक्लोन कॉजेस फ्लड्स। मतलब कि जब ज़्यादा बारिश होती है और जब बाढ़ के वक्त और बारिश होने लगती है तो वो बाढ़ का एक रूप ले लेता है या साइक्लोन। सडन स्नोमेल्ट ऑल्सो रेजेस द क्वालिटी ऑफ अ वाटर इन स्ट्रीम्स एंड कॉजेस फ्लड। मतलब कि अचानक से बर्फों का पिघलना भी बढ़ा देता है जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है उनको, जो कि बाढ़ या स्ट्रीम्स में बाढ़ ले आते हैं। अचानक से जब वाटर में जब जो डैम्स होते हैं उनमें जब अचानक से पानी भर जाता है तो उन्हें जब छोड़ना पड़ता है तो उसके कारण भी या डैम्स के भी ओवरफ्लो के कारण भी बाढ़ आती है। जब हम फॉरेस्ट को जब एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करते हैं तो जो फॉरेस्ट की होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर को फ्लड के लिए वो कम हो जाती है ऑब्वियसली, सो उसके कारण भी बाढ़ आती है। अगर हम देखिए फ्लड की मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो जो वो एनक्रोचमेंट होता है फ्लड का वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, एंड उसको अगर कंट्रोल कर ले तो हम बाढ़ से बच सकते हैं। जो बिल्डिंग होती है उसमें स्प्लिटिंग आउट फ्लड वाटर एंड फ्लड पॉइंट। मतलब कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें फ्लड पॉइंट्स बनाने चाहिए। मतलब कि अगर बाय चांस कभी फ्लड आए तो बिल्डिंग में ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनमें हम फ्लड को निकाल पाए एंड फ्लड का जो वाटर है उसको डिवाइड कर पाए। डाइवर्टिंग एक्सेस वाटर थ्रू चैनल्स और कैनाल्स टू एरिया लाइक रिवर्स वाटर। यस, सो जो हमें जो कैनाल्स होती हैं और चैनल्स होते हैं उनमें हमें एक एक्सेस वाटर का एरिया डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि वो लेक्स, रिवर्स और जहाँ पे सफिशिएंट नहीं है वहाँ पे जा पाए, ताकि जो फ्लड का वाटर है वो डिवाइड हो सके एंड बाढ़ ना आए। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोवेव एंड डेटा फ्रॉम आईआरएस इज आल्सो यूज्ड फॉर फ्लड मैनेजमेंट। मतलब कि हम अगर ऑप्टिकल और माइक्रोवेव डाटा लेने लगे आईआरएस से तो हम फ्लड की मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और पहले से भी जान सकते हैं कि फ्लड कहाँ आने वाला है, कितना आने वाला है। सो नेक्स्ट हम देखें, ओके, हाँ, एक और पॉइंट था कि जो फ्लड होता है वो फोरकास्ट करा जा सकता है फ्लड वार्निंग से और दिया जा सकता है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। सो नेक्स्ट हमारा साइक्लोन। तो ये साइक्लोन जो होता है वो ऐसी मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि एक ओपन ओशंस में होती है और एक लैंड की तरफ मूव होती है। जो साइक्लोन होती है वो सैफिर सैम्पसन स्केल के द्वारा मेजर करी जा सकती है। आप एग्जाम्स में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोन किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो साइक्लोन
सैफिर सिम्पसन स्केल के द्वारा मेजर की जाती है। अगर इसकी इफेक्ट देखें तो जो इफेक्ट होता है साइक्लोन का वो होता है कि जो साइक्लोन होता है वो ह्यूमन लाइफ में, क्रॉप्स में, रोड्स को, ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा हेवीली इफेक्ट डालता है अपना, और बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है। क्योंकि जो साइक्लोन होता है वो बहुत ज़्यादा, जिसको हम तूफान भी बोल सकते हैं, साइक्लोन है सब, जो बाढ़, बेसिकली बाढ़ का ही एक कंसेप्ट है साइक्लोन। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और बहुत ज़्यादा हेवी होता है, जिसके कारण हमारी क्रॉप्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और हमारी खुद की ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होती है। जो साइक्लोन होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे आता है, एंड जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं एरियाज़ की, वो सब धीरे 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 खराब कर देता है। तो अगर हम देखें साइक्लोन का मेजर मैनेजमेंट कैसे करें, तो हम रेडार लगा सकते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर पाए कि साइक्लोन कहाँ आ रहा है और कितना आ रहा है, जिससे हम साइक्लोन की वार्निंग जनरेट कर पाए। अगर हम अगला देखें तो लैंडस्लाइड्स, तो लैंडस्लाइड्स हमारा होता है बेसिकली, तो लैंडस्लाइड हम देखें तो जो वो होता है जो एक पोर्शन ऑफ अ लैंड का मूवमेंट, जो मटेरियल होते हैं लैंड के, बेसिकली अर्थी मटेरियल्स जो कहते हैं वो, जैसे कि कोहेरेंट रॉक्स, मड, सॉइल हो गई और डेब्रिस हो गई, किसी भी हायर रीजन में से लेके लोअर रीजन में जब ग्रेविटी के द्वारा पुल की जाती है, उसको हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख पाते हैं कि पहाड़ों से जब उनके टुकड़े टूट के गिरते हैं रोडों में, तो वो हायर रीजन से लोअर रीजन में अचानक से गिरते हैं। तो बेसिकली ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो वो अपने आप ही गिर रहे हैं, तो वो उसको हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। कॉजेस होते हैं अगर, तो वो जो मतलब लैंडस्लाइड किन के कारण होता है, तो लैंडस्लाइड जब जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उन मूविंग होती है, जो जो मूवमेंट होता है, जैसे आप पहाड़ों में देखेंगे तो जो हैवी व्हीकल्स चलते हैं, और वो मतलब कि ऐसा चलते हैं कि चलते ही जाते हैं वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक व्हीकल चल रहा है पर डे, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं जिनकी वाइब्रेशन के द्वारा वो जनरेट होता है, और स्लोपी रीजन्स में ये खासकर देखा जाता है। अगर हम देखें तो अर्थ को, जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनके कारण भी उनमें वाइब्रेशंस आती हैं, इन्हीं के कारण वो हम उनकी ओरिजिनल स्टेट छोड़ देते हैं, जैसे कि शॉक्स में हो गई, वाइब्रेशंस हो गई, एंड साइक्लोन में भी ऐसा लैंडस्लाइड्स देखी जाती है। इफेक्ट्स देखिएगा लैंडस्लाइड के, तो जो रोड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जो पैसेज होता है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। जो सॉइल का इरोजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड सॉइल खराब होती है। जो डैमेज होते हैं हाउसेस, क्रॉप्स और हमारे लाइफ स्टॉक्स, वो बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं और डैमेज होते हैं। और हम नेक्स्ट देखें तो अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक एक ऐसी सडन वाइब्रेशन है जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे होती है, और एक उसकी ट्रेमेंडस एनर्जी जो कि रॉक्स और उसके अंदर अर्थ क्रस्ट पे होती है। मतलब ये अर्थक्वेक आपने खुद देखा होगा, जो जब आता है तो एक सडनली शॉक होता है, हमें सडनली एक शॉक लगता है, एक पूरा हिल जाता है। सो बेसिकली वही होता है। कॉजेस अगर देख लें तो कॉजेस में आता है कि डिसइक्विलिब्रियम इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि जो उनका इक्विलिब्रियम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं पे भी जहाँ पे भी आएगा अर्थ क्रस्ट पे वो पार्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वो भी अंडरग्राउंड हो जाती है। वाटर लेवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है 4 से लेकर 4.9 माइनर तक। सेवर्टी और अर्थक्वेक की अगर सेवर्टी देखी तो वो जनरली मैग्नीट्यूड और रिचर स्केल के द्वारा मेजर की जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो रिचर स्केल है उसकी क्या मेजरमेंट्स होती हैं। तो अगर देखें तो अगर रिचर स्केल में लेस देन 4 अगर दिखा रहा है तो वो अर्थक्वेक की इनसिग्निफिकेंट होगी। 4 to 4.9 दिखा रहा है तो वो माइनर हो गया, मतलब माइनर अर्थक्वेक आया है। 5 to 5.9 आया तो मतलब डैमेजिंग है, मतलब कि उसमें डैमेज हो सकता है। 6 से लेकर 6.9 आया तो डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कि तबाही मचाएगा। 7 to 7.9 होगा तो वो मतलब मेजर अर्थक्वेक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बर्बादी होगी। एंड अगर मोर देन 8 आया तो ग्रेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं अर्थक्वेक के अलावा। अगर हम देखें नेक्स्ट तो इफेक्ट अगर देखें तो इफेक्ट आता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं और जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको डैमेज करता है। हाउसेस और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कोलैप्स करता है, मतलब बर्बाद कर देता है। और जो ग्राउंड सरफेस होता है उसको डिफॉर्म कर देता है, ऊबड़ खाबड़ कर देता है, चलने लायक नहीं बताता।
टी सुनामी भी अफेक्ट करता है। जो अर्थक्वेक मैनेजमेंट होता है अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन जो होता है अर्थक्वेक का वो रेजिस्टेंट बिल्डिंग में होना चाहिए। मतलब जो बिल्डिंग होती है उनको ऐसा बनाना चाहिए कि वो अर्थक्वेक को झेल पाए। और जब अर्थक्वेक जहाँ पे रीजन्स में बहुत ज़्यादा आता है वहाँ प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पे वुडन हाउसेस हों जो कि अर्थक्वेक की शॉक को अब्जॉर्ब कर पाए। एक सेस्मिक हजार्ड मैप हमेशा एक इंफॉर्मेशन के द्वारा बनाना चाहिए जिससे हम जो उनकी इंटेंसिटी होती है वो नाप पाए। रिचर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं हम उस मैप को बनाने के लिए। तो लास्ट हमारा टॉपिक है टी सुनामी का। तो टी सुनामी एक लार्ज वेव होती है जो कि वाटर बॉडी में जनरेट होती है और उनका जो सी फ्लोर होता है उसको ख़राब करती है। इसको हम सेस्मिक एक्टिविटी से भी मेजर करते हैं। तो जो एक्टिविटी होती है वो जो ओवरलाइंग वाटर होती है ओशन में वहाँ पे होती है। जो कॉज होता है टी सुनामी का वो होता है जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एरप्शन, एक्सप्लोजन, ये सब जो होते हैं वो टी सुनामी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। जो डिफॉर्मेशन होता है सी फ्लोर का वो भी खराब हो जाता है एंड जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होती है वो भी इन्हीं के कारण होती है। जो कंसेप्ट होता है टी सुनामी का वो होता है एक ऐसी सिंगल वेव, मतलब कि एक ऐसी सिंगल वेव तो नहीं होती बट कोई सीरीज भी नहीं होती है, बट एक ऑर्डिनरी वेव्स होती हैं जो कि हमें सीरीज में दिखती हैं, कभी कभी को बड़ा रूप ले लेती हैं तो उसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है। सो अगर हम देखें इफेक्ट्स टी सुनामी के तो इफेक्ट्स होते हैं कि जो मोस्टली कोस्टलाइंस एरिया होते हैं वो उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो और उनकी जो लाइफ होती है वो भी लॉस में चली जाती है और डैमेज हो जाती है। जो टी सुनामी होती है वो बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक को खराब करती है एंड कई बार ह्यूमन बींग को भी मार देती है। जो टी सुनामी होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसा वाटर स्प्रेड करती है जिसमें तरह तरह के डिजीज़ होते हैं जिसके कारण हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट होता है। टी सुनामी का अगर हम मैनेजमेंट करें तो जो अर्थक्वेक होता है जिसके अंदर पानी भर जाता है वो अगर हम मॉनिटर कर पाए और सेंसर्स लगा पाए फ्लोर के एरिया सी के फ्लोर में तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टी सुनामी से बचने के लिए। अगर हम सेंसर्स को सेंड करवाएं इंफॉर्मेशन तक ताकि जो फ्लोइंग ब्लोइंग्स होते हैं सरफेस की वो हम डिटेक्ट कर पाए और जो प्रेशर बन रहा है सीज में वो हम जान पाए तो हम टी सुनामी का अंदाज़ा पहले लगा सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सैटेलाइट्स के द्वारा भी पास की जा सकती है ताकि जो अर्थ के स्टेशंस होते हैं उनमें हम पता कर पाए एंड टी सुनामी से बच सकें। तो फाइनली जो कंट्री होती है वो उसको और जो पीपल्स रहते हैं उनको हम अलर्ट कर सकते हैं अलग अलग मीडिया में एंड सारे जो नेसेसरी प्रिकॉशंस होते हैं वो भी हम ले सकते हैं। थर्ड है जिसमें हम देखने वाले हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं एनर्जी के एंड उसके कुछ टाइप जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। आज इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है? तो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कि अपने आप और लगातार जनरेट होते जाते हैं, मतलब कि इनको कोई जनरेट नहीं करता है और ना ही इनको कोई रोकता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो सोलर एनर्जी जो कि होती है हमारे सोलर सेल्स में होती है, सोलर हीट कलेक्टर्स में होती है और वो जो हीटर्स होते हैं जो सोलर पावर से चलते हैं वो भी। विंड एनर्जी देखें तो जैसे कि विंड मिल्स, विंड फार्म्स एंड ओशन एनर्जी में अगर देखें तो जो टाइडल एनर्जी होती है एंड जो ओशन थर्मल एनर्जी होती है एंड लास्ट जो थर्मल जो कि जियो थर्मल एनर्जी वो भी। बायोमास देखें तो जैसे कि आप जानते हैं बायोगैस, बायोफ्यूल एंड हाइड्रोजन फ्यूल। नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि हम सन से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। अगर आप नाम देखें तो नाम में भी आ रहा है सोलर एनर्जी, मतलब कि जो सन से डायरेक्ट एनर्जी हम जनरेट करवा मतलब ले रहे हैं उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। अगर हम देखें कि जो मेथड्स होते हैं हार्वेस्टिंग के सोलर एनर्जी के लिए तो वो ये होते हैं कि जो सोलर सेल्स या फोटोवोल्टिक सेल्स या उसको पीवी सेल्स भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा सोलर हीट कलेक्टर्स।
इससे भी हम सोलर एनर्जी को ले सकते हैं। थर्ड है सोलर वाटर हीटर, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर हम देखें, अगर इनके डेप्थ में जाएं तो सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल या हम जिसको पीवी सेल्स भी बोलते हैं, तो जो सोलर सेल होते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर। मतलब कि जो सोलर सेल्स होते हैं उनमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो कि आपस में बहुत क्लोज कांटेक्ट बनाता है एक दूसरे के साथ। मतलब कि पी टाइप और एन टाइप आपस में बहुत क्लोज कांटेक्ट बनाते हैं एक दूसरे के साथ। जब सोलर रेज गिरती हैं टॉप लेयर पे, जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड रहता है वो प्रमोट करता है किसको, जो पीएन जंक्शन होता है उसको, ताकि वो अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस करे, जो कि लगी हुई है किसमें, पीएन जंक्शन में एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अगला है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि दो लेयर्स के बीच में प्रोड्यूस हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में देखा जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है। यूजेस अगर देखें तो ये जो सोलर सेल्स होते हैं वो कैलकुलेटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, स्ट्रीट लाइट, वाटर पंप और रेडियो और टीवी को चालू करने में मदद करते हैं। अगर सोलर बैटरी देखें तो लार्ज जो मतलब सीरीज होती है बड़ी लार्ज स्केल में, वो एक तरीके से कनेक्ट होती है सोलर बैटरी में। मतलब कि जो सोलर सेल्स होते हैं वो बहुत बड़े नंबर पे कनेक्ट होते हैं किसमें, सोलर बैटरी में। सोलर बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो कि एक वाटर पंप को या फिर बोले तो एक स्ट्रीट लाइट को एनर्जी देने के लिए इनफ होती है। अगर हम देखें कि सोलर हीट कलेक्टर्स, तो सोलर हीट कलेक्टर ऐसे नेचुरल मेटल से बना है भैया, ऐसे नेचुरल मेटल्स कंसिस्ट करता है अपने अंदर, जैसे कि स्टोन, ब्रिक, मटेरियल, लाइक मटेरियल भी जैसे कि हो सकते हैं ग्लास। तो तो ये जब होते हैं वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं दिन के समय पे और रात में रिलीज करते हैं धीरे धीरे। अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस में पहला आता है, जो ये होते हैं वो ऐसी जगह पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, ठंडा हो। हम इसे हाउसेज में रखते हैं हॉट कंडीशन में, ताकि हम सोलर हीट कलेक्टर का यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट देखें हम सोलर वाटर हीटर, मतलब कि जो वाटर हीटर है उसका, तो ये जो होता है अपने अंदर एक इंसुलेटेड बॉक्स लगाता है जो कि ब्लैक तरीके से पेंटेड होता है। नेक्स्टली हम जो, और उसके अंदर एक ग्लास की लिड प्रोवाइड होती है, जिससे उसमें जो जिसके अंदर जो सोलर हीट है वो रिसीव होती है। उसके अंदर एक ब्लैक पेंटेड कॉपर कॉइल रखी होती है, जो कि कोल्ड वाटर को हीट करने में मदद करता है। तो जब वाटर फ्लो होगा तो वो उसके अंदर स्टोरेज टैंक के अंदर फ्लो होता है। जब स्टोरेज टैंक से वाटर आता है तो वो सप्लाई करता है पाइप के थ्रू, एंड जो कि अब सोलर वाटर हीटर का काम है वो उसके अंदर परफॉर्म आसानी से करता है। नेक्स्ट देखें तो सिग्निफिकेंस क्या होते हैं सोलर एनर्जी के। तो हम देखें जो सोलर एनर्जी होती है वो नॉइस फ्री होती है और पॉल्यूशन फ्री होती है। मतलब कि ना ही उसमें नॉइस आती है ना ही उससे कोई पॉल्यूशन निकलता है। सेकंड है सोलर वाटर हीटर्स कुकर, मतलब कि जो सोलर वाटर हीटर्स होते हैं या कुकर होते हैं उनमें कोई भी फ्यूल खर्च नहीं होता है। जो सोलर सेल होते हैं वो हम रिमोट में और आइसोलेट फॉरेस्ट और हिली रीजन्स में भी यूज करते हैं। अगर देखें विंड एनर्जी, तो जो मूविंग, मतलब उसकी डेफिनेशन बहुत थोड़ी सी आसान टाइप की है। जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं। और हाँ, तो अगर जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं। तो जो एनर्जी रिकवर की जाती है, जो जिस फोर्स से विंड गुजर रही है, उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं। अगर हम देखें तो जो एनर्जी पोजेस की जाती है विंड के द्वारा, जब हाई स्पीड में होती है, जो विंड जब हाई स्पीड में होती है तो जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको भी हम बोलते हैं विंड एनर्जी।
तो जो विंड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ताकि जो विंड मिल्स होती हैं वो अच्छे से चल पाएँ। नेक्स्ट देखिए तो मेथड्स क्या होते हैं इसको विंड एनर्जी को यूज़ करने के। तो पहला है विंड मिल्स। तो विंड मिल्स क्या होती है उनमें एक अलग सी ब्लेड्स लगी होती हैं जो कि मिल को रोटेट करती हैं लगातार। एंड दो जो रोटेशनल मूवमेंट होता है ब्लेड्स का वो मशीन को चलाने के काम आता है, जैसे कि वाटर पंप, फ्लोर मिल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और अलग अलग तरीके की मशीन्स। अब विंड फार्म्स में काम आता है। तो विंड फार्म से काम देखें तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स देखी जाती है, क्योंकि अगर फार्म होते हैं वो अक्सर बड़े होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड मिल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो विंड फार्म्स होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है। अगर देखें तो जो कंडीशन चाहिए विंड एनर्जी को, मतलब जैसे अब विंड एनर्जी हमको चाहिए तो हमें उनकी एक कुछ कंडीशंस होती हैं कि इन पैरामीटर्स पे ही विंड एनर्जी हमें मिलेगी या सफिशिएंट मिलेगी। तो जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जो विंड एनर्जी को जनरेट करने की वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर की होनी ही चाहिए। तो जो एडवांटेज होता है विंड एनर्जी का वो अगर देखें तो सेम जो विंड एनर्जी होती है वो कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं रिलीज करती और वो बहुत ज़्यादा चीप भी होती है, मतलब कि सस्ती होती है। अगर हम देखें ओशन एनर्जी तो इट कैन बी जनरेटेड, मतलब कि वो अलग अलग तरीके से जनरेट किए जाते हैं, जैसे कि टाइडल एनर्जी जिसको हम टाइडल पावर भी बोलते हैं। तो जो ओशन टाइड होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सन और मून, जो कि हमें कंटिन्यूस जो कंटेन करते हैं एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को। तो जो हाई टाइड रहता है या लो टाइड रहता है वो रेफर करता है राइज या फॉल की वाटर के, मतलब कि जब ओशन में जो वाटर का जब वाटर ऊपर जाता है या जब वाटर नीचे जाता है, तो जब ऊपर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाई टाइड, एंड जब वाटर नीचे आएगा मतलब कि जब फॉल होगा तो उसको हम बोलेंगे लो टाइड। जो टाइडल एनर्जी होती है वो भी कांस्टेंट रहती है, ताकि जो टाइडल बायरेज रहते हैं उनमें जो एनर्जी है, एनर्जी कंजप्शन है वो अच्छे से हो पाए। हाई टाइड में जो हाई टाइड रहती है तो जो सी का वाटर रहता है वो रिजर्वायर से होके फ्लो होता है, ताकि जो बैरेज होता है वो रोटेट कर पाए अपनी टरबाइन को, जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी जो जनरेटर है उसको रोटेट करके। सिग्निफिकेंस देखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करने की मांग नहीं रखता है, मतलब कि टाइडल एनर्जी अगर हमको चाहिए तो हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया चाहिए, स्मॉल स्केल में भी हो सकता है। ये पॉल्यूशन फ्री एनर्जी रिसोर्स है, मतलब कि ओशन एनर्जी से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, ना ही इसमें कोई फ्यूल रिक्वायर्ड है, ना ही ये फ्यूल से चलता है, ना ही ये कोई भी वेस्ट रिलीज करता है। ओशन टर्मिनल एनर्जी जिसको OTE बोलते हैं, देखें तो इसकी कंडीशंस ये होती हैं कि जो टेम्परेचर होता है जो सी सरफेस लेवल का वो डीपर होता है ओशन लेवल से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में मदद करता है। जो एनर्जी अवेलेबल होती है टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण वो वाटर को ओशन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास या उसके बीच में चाहिए, जिसके सरफेस वाटर और डीपर वाटर के बीच होना चाहिए। जो प्रोसेस होती है थर्मल एनर्जी को कंजम्पशन की वो होती है जब वाटर वार्म होता है, सरफेस वाटर जब वार्म होता है तो ओशन बॉईल करता है लो बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसे कि अमोनिया। द हाई वाटर प्रेशर thus produce turn the turbine of the generator and generate electricity, मतलब कि जब हाई वेपर प्रेशर चाहिए तो जो टरबाइन होता है जनरेटर का वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो OTE हमेशा हमेशा रिन्यूएबल रहता है, हमेशा चलने वाला होता है, जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता और H2 रिलीज करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो आता है जियो थर्मल एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियो थर्मल एनर्जी जो होती है वो एक हासन प्रोड्यूस करती है जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे प्रेजेंट होता है, किस पे, अर्थ पे, जिसको हम जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं।
मतलब कि ऐसी एनर्जी जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अपने अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होती है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। नेचुरल गीजर्स, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे जो हॉट वाटर होता है वो बाहर आता है ग्राउंड के, कई जगह क्रैक्स होते हैं, उसके अंदर से कई बार देखा जाता है कि उसमें ऑटोमेटिकली गर्म पानी निकलता है, इसलिए उसका नाम नेचुरल गीजर्स रखा है। आर्टिफिशियल गीजर्स, तो आर्टिफिशियल गीजर्स जैसे कि हम कई जगह पे ड्रिल करते हैं ऐसी हॉट रीजन्स पे, और वहाँ पे देखते हैं कि जो हॉट वाटर का रश है वो पाइप के कारण बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के कारण निकलता है, तो जो हाई हॉट वाटर रहता है वो स्टीम की तरह बाहर आता है और नेचुरल और आर्टिफिशियल गीजर्स को अलाउ करता है ताकि वो जो टरबाइन है उसको रोटेट कर पाए अपने जनरेटर में एंड दस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा पाए। अगला है सिग्निफिकेंस। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो पावर जनरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है एंड जो सोलर और विंड एनर्जी है उससे ज़्यादा होती है, और ऑनलाइन में हम इसको बॉट कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। तो एक सेकंड, एक पॉइंट रह गया। और हाँ, ये जियोथर्मल जो एनर्जी है वो हॉट वाटर बाथ, रिजॉर्ट्स और एक्वाकल्चर ग्रीन हाउसेस में भी काम आती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं एंड कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी और नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कोल से चालू करते हैं। तो कोल एक ऐसा सॉलिड फ्यूल है या ऐसा सॉलिड फॉसिल फ्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेजेस के बाद बनता है और जो कि बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के साथ बनता है कई मिलियन सालों के बाद, मतलब कि बहुत ज़्यादा साल लगते हैं कोल को बनने में, क्योंकि वो एक फॉसिल फ्यूल है। इसमें हमें इंटेंस हीट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर हम देखें तो इसके वेरियस स्टेज होते हैं कोल के। तो ये पहला होता है वुड, जिससे हम पीट निकालते हैं, जिसमें 60% कार्बन रहता है। फिर लिग्नाइट होता है जिसमें 70% कार्बन रहता है। फिर बिटुमिनियस कॉयल रहता है कोल, जिसमें 80% कार्बन रहता है। एंड देन एंथ्रासाइट, जिसमें 90% कार्बन प्रेजेंट होता है। डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो पहला है कि जब कोल बर्न होता है वो बहुत ज़्यादा CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग को प्रेजेंट करता है। फिर जो कोल रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी कंटेन करता है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज रहती हैं, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन और अलग अलग टॉक्सिक गैसेस, जब कि वो बर्न किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, जो हाइड्रोकार्बन और सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के छोटे छोटे अमाउंट से मिलके बना होता है। अगर हम इसकी अकरेंस देखें तो पेट्रोल जो होता है मतलब अकरेंस मतलब कि वो कहाँ से पैदा हुआ है या कहाँ से हमको मिलता है। पेट्रोलियम जो है वो एक डेड एनिमल्स और बर्ड जो बरिड हो जाते हैं एनिमल्स, उनके अंदर जो हाई टेम्परेचर, जब उसको हाई टेम्परेचर में मिलियन ईयर्स तक डिकम्पोज होते हैं जब वो, तब उस पर जाके पेट्रोलियम बनता है। सो पेट्रोलियम की अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखें तो उसका होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब वो सेपरेट किए जाते हैं फ्रैक्शनिंग के द्वारा क्रूड ऑयल में, मतलब कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जब फ्रैक्शनिंग की जाती है और उसको जब सेपरेट किया जाता है इसको हाइड्रोकार्बन्स को। नेक्स्ट है हमारा LPG, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो एक तरह का पेट्रोलियम गैस है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है जब वो हाई प्रेशर में होता है, मतलब कि LPG में लिक्विड ही होता है, जब वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो वो पेट्रोलियम गैस के फॉर्म में निकलता है। जो LPG होता है वो कलरलेस और ओडोरलेस होता है, मतलब कि जो LPG की गैस है वो कलरलेस और ओडोरलेस गैस होती है। नेक्स्ट है कि जब वो बॉटलिंग की जाती है तो मेरासेप्टेंस और उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि LPG कहीं से भी जो लीक हो रही हो उसकी डिटेक्शन हो पाए, मतलब कि अगर LPG लीक हो रही हो तो वो हम डिटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस ऐसा मिक्सचर है मिथेन का जिसमें 50 to 90% होता है और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 12,000 से 14,000
किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब तक वेरी करती है। अगर हम देखें तो इसका पहला फॉर्म है ड्राई गैस। तो ड्राई गैस कैसे बनता है? तो नेचुरल गैस प्लस हाइड्रोकार्बन के लोअर मॉलिक्यूल जैसे कि मीथेन और इथेन, इनको अगर मिक्स किया जाए तो एक ड्राई गैस का फॉर्म दिखता है। वेट गैस मतलब कि नेचुरल गैस प्लस हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि मतलब कि हायर लेवल के हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने ऊपर देखा कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स, अब देख रहे हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन। जब मीथेन के साथ फॉर्म होते हैं तो हमें वेट गैस दिखती है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी आप देख सकते हैं इमेज से। तो डॉक्टर एच भाभा जो कि फादर हैं इंडिया में, जिन्होंने 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जो कि 2% इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में देखें तो जो ये न्यूक्लियर फिजन होते हैं वो हेवियर न्यूक्लियस होते हैं जो कि लाइटर न्यूक्लियस और हेवियर न्यूक्लियस में स्प्लिट होते हैं। और जो न्यूक्लियर फिजन होते हैं वो बॉम्बरामेंट होता है न्यूट्रॉन्स में, उसमें फास्टली मूव होते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है कि जब U-235 न्यूक्लियस हिट करता है थर्मल न्यूट्रॉन में तो वो एक रिएक्शन में अंडरगो जाता है, मतलब कि एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जब 3 न्यूट्रॉन्स, मतलब कि जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं। नीचे जो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन दी गई है। तो हर एक न्यूट्रॉन, मतलब कि जो हर एक न्यूट्रॉन है जो कि 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, वो U-235 को स्ट्राइक करता है एंड 3/3 मतलब कि 9 सब्सिक्वेंट रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। जो ये 9 रिएक्शंस होते हैं वो फर्दर राइज करते हैं 3 into 9 में एंड देन फर्दर रिएक्शन क्रिएट करते हैं जो कि 27 रिएक्शंस बनते हैं। ये प्रोसेस को प्रोपगेशन और रिएक्शन जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 टाइम्स का फिजन का, उसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि नीचे इमेज में प्रोवाइडेड है। अगर हम फिजन की रिएक्शन देखें तो U-235 की रिएक्शंस ये हैं, जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन्ड है वही इमेज है, आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन, पीछे था फिजन, यह है फ्यूजन। लाइटर न्यूक्लियस मतलब कि पीछे हेवियर न्यूक्लियस कंबाइंड थी, इसमें लाइटर न्यूक्लियस कंबाइंड होती है एक साथ और उसको हायर मतलब कि एक्सट्रीमली टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है किसमें, हेवियर न्यूक्लियस में, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। एग्जाम्पल देखें तो जो फ्यूजन होता है वो H21 दो हाइड्रोजन जिसको हम ड्यूट्रम बोलते हैं उस पर रिलीज करता है, और जो एटम होते हैं वो फ्यूज टू फॉर्म होते हैं हीलियम में 1 बिलियन C मतलब कि कार्बन रिलीज करते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा पाए। ये आपके सामने इक्वेशन है जिसमें 1H2 प्लस 1H2 जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 हीलियम, मतलब कि 6 बेसिकली हीलियम एंड 1 ऑक्सीजन प्लस एनर्जी जो कि हमको मिल रही है। तो आज हम लास्ट लेक्चर मतलब कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस एंड उसके लॉस के बारे में देखने वाले हैं। तो हम इन डेप्थ लॉस देखेंगे, जैसे कि वाटर एक्ट जो कि 1974 में हुआ था, एयर एक्ट एंड फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, लास्ट इन्वायरमेंट एक्ट। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वाटर एक्ट से। तो बेसिकली जो वाटर एक्ट है वो हमारा 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, या आप बोल सकते हैं लागू किया गया था। इस एक्ट में हमें वो चीज़ें या वो जानकारी ये एक्ट हमें वो जानकारी प्रोवाइड करती है कि जो मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग होता है वाटर का या सोर्स ऑफ वाटर का, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए वाटर पोल्यूशन के द्वारा। मतलब कि जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए और उससे प्रिवेंशन करना चाहिए, ताकि हम जो सोर्स ऑफ वाटर है उसको मेंटेन और रिस्टोर कर पाए। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें वाटर को प्रोटेक्ट करना है हर तरीके से जहां से भी वो पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हमें जो वाटर की जो क्वालिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि जो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन उसको भी एस्टेब्लिशमेंट करनी है, मतलब कि हमें सेंट्रल और स्टेट बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करनी है जो कि वाटर के पोल्यूशन को बचाते हैं या उसके ध्यान रखते हैं।
अगर कोई भी पर्सन रिस्ट्रेन कर रहा है डिस्चार्जिंग सीवेज का और ऐसी भी कोई भी चीज़ों का जो कि वाटर में फेंकी जा रही है फालतू, उसको भी मना या रिस्ट्रिक्ट करना है। अगला है कोई भी कॉन्ट्रावेंशन, अगर की जैसे कि जो प्रेजेंट्स होते हैं वो 3 से 6 महीने में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन जो कि स्टैंडर्ड लीड्स के द्वारा होते हैं उसको भी बढ़ाना या रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम एक मिनट, हाँ लास्ट है हमारा कि वो एक परमिशन रिक्वायर करते हैं ताकि हम एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर पाएं जहाँ की जो इन्फ्लुएंस होते हैं डिस्चार्ज इन्फ्लुएंस वो भी ठीक किए जा सकें। सो नेक्स्ट है हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वेल, जो हमारे स्टेट का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है ताकि वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर पाए जहाँ पे डिस्पोजल सिस्टम एक्सटेंशन या एडिशन होगा इंडस्ट्री में, जो कि डिस्चार्ज इन्फ्लुएंस जो कि रिवर्स में जाते हैं और वो रिवर्स को खराब करते हैं, उनका लिए एक डिस्पोजल सिस्टम और एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी। हमें एक कोई न्यू या कोई अलग आउटलेट यूज करेंगे डिस्चार्ज सीवेज के डिस्चार्ज के लिए। शुरुआत में हम एक न्यू डिस्चार्ज सीवेज क्रिएट करने वाले हैं, बाद में हम उसी को यूज करेंगे। पनिशमेंट, अगर ये सब चीजें कोई अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट्स क्या है, तो उसके यहाँ जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर की वो रोक दी जाएगी और उसमें कोई भी सर्विस उनको नहीं की जाएगी। उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 1.5 से 6 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा एयर एक्ट जो कि 1981 में हुआ था। आप एक्ट और उसके ईयर ध्यान से पढ़िए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो जो एयर एक्ट है वो इनेक्टेड हुई थी कॉन्फ्रेंस हेल्ड में, मतलब कि जो स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वो 1972 में, तब वहाँ पे इनेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही थी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड और उसकी क्वालिटी से रिलेटेड। तो वहाँ पे एक दिन मतलब कि 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, कहाँ पे, स्टॉकहोम में, तब जाके एयर एक्ट आया। ऑब्जेक्टिव क्या थे एयर एक्ट के, तो पहला था कि जो हमें जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा और अबटेनमेंट करना पड़ेगा ताकि हम जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसको मेंटेन कर पाए। अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के, जो इम्पॉर्टेंट फीचर में पहला आता है, जो स्टेट बोर्ड है वो वेरीफाई करता है कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एमिट जो हो रहे हैं इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल यूनिट से वो सही मात्रा में हो रहे हैं कि नहीं। अगला कि जो स्टेट बोर्ड है वो सारे एयर पॉल्यूशन का डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखता है ताकि जब हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करनी हो तो वो हम इजीली कर पाएं। एसबी एग्जामिन करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो कंट्रोल इक्विपमेंट में एयर पॉल्यूट हो रही हैं वो सही मात्रा में हो रही हैं कि नहीं। मतलब कि जैसे कि कभी कभी जो इंडस्ट्रियल बेसिस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एयर का, तो उसको कंट्रोल करने में और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको कंट्रोल करता है। जो ऑपरेशन होता है इंडस्ट्रियल यूनिट में, जैसे कि अभी मैंने बताया, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है आसपास के एरियाज को भी, जिससे जो आसपास का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल में से बहुत ज़्यादा हैवी पॉल्यूशन निकलता है। जो वायलेशन होता है लॉ का, मतलब कि जो लॉ तोड़े जाते हैं, उसके लिए पनिशेबल और इम्प्रिजनमेंट फाइन आए हैं। अगला हमारा है फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1980 में रिलीज हुआ था, और 1980 में रिलीज हुआ तो ये हमें बता रहा है कि जो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन है और उसके जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कंजर्वेशन और उसके और अलग अलग एस्पेक्ट्स जो कि अरेस्ट डिफॉरेस्टेशन में यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो पहला है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एंड दूसरा है कि जो हमारे जुडिशियस प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें इंश्योर करना चाहिए एंड उसको बचा के रखना चाहिए ताकि हम जो जुडिशियस प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट से जो आते हैं उनको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पे नज़र मारें तो पहला आता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होते हैं प्रायर परमिशन के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड रजिस्टर्ड होते हैं। एंड जो फॉरेस्ट रहते हैं
वो कोई भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के हिसाब से नहीं होते हैं। कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर फॉरेस्ट एरिया में होती है तो उसको तुरंत रोका जाना चाहिए एंड जो फॉरेस्ट में रीअफॉरेस्टेशन होता है उसको भी बंद किया जाना चाहिए। अगर एक बार जिसने लॉ तोड़ दिया उसको हमें पनिशेबल करना चाहिए और उसको पनिश करना चाहिए ताकि उसके लिए एक सीख बन जाए और दूसरों के लिए भी बने कि अगर हम फॉरेस्ट को के नियमों को तोड़ेंगे फिर फर्स्ट एक्ट के विरुद्ध जाएंगे तो हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट जो कि 1972 में स्टैब्लिश किया था और ये हमें ये एम्ड कर रहा है कि हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमें ये रेफर करता है कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, मतलब बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स को रेफर किया गया है। हम ह्यूमन एक्शंस को डिक्लाइन कर देते हैं एंड जो वाइल्ड लाइफ होता है उनकी स्किन्स, फर्स, फेदर्स, आइवरी ये सब अपने पर्सनल नीड के हिसाब से उनसे लेने लगते हैं उनको किल करके। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव में पहला है कि हमें जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है और जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए एंड जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो स्पीशीज़ हैं वो अपने कंटिन्यूस यूज़ में रहें, उनकी जो स्पीशीज़ है उनका जो लाइफ साइकिल है वो हमारी वजह से ख़राब ना हो। अगर इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स में देखें तो पहला है जो हम कवर करते हैं राइट और नॉन राइट फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, मतलब कि जो ड्वेलर्स होते हैं उनको राइट और उनके क्या अधिकार हैं वो हमें पता होनी चाहिए। दूसरा है हमें एक रिस्ट्रिक्टेड गेजिंग सेंचुरीज बनानी चाहिए और एक प्रोहिबिटेड नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए ताकि वहाँ उसके अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग ना जा पाए। और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट रहते हैं उनको भी प्रोहिबिटेड करना चाहिए। अगला है इन्वायरमेंट एक्ट जो कि 1986 में बना था एंड ये बताता है कि जो जनरल लेजिस्लेशन लॉ होते हैं वो रेक्टिफाई ये करते हैं कि जो गैप और जो लैप्स आ रहे हैं एक्ट के बीच में वो सही तरीके से हों और वो ज़्यादा ना हो या कम भी ना हो। तो ये एक एक्ट ये एम्पावर करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है एयर की क्वालिटी का, वाटर की क्वालिटी का, सॉइल का और नॉइस का। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखें तो पहला है हमें जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें जो क्रिएचर्स है और जो प्रॉपर्टी है उसको जो हजार्ड पहुंचा रहे हैं, मतलब उसको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको भी रोकना चाहिए। हमें एक पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए हमारे इन्वायरमेंट और हमारे बीच में। अगला है इम्पोर्टेंट फीचर्स अगर देखें इन्वायरमेंट एक्ट के तो पहला हमारा आता है कि जो हम एम्पावर करते हैं सेफ गार्ड को, उसकी जो मेजर्स रहती हैं उसको हमें कम करना चाहिए ताकि जो पॉल्यूशन के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो भी कम हो पाए। हमें रेमेडियल मेजर्स तुरंत देनी चाहिए, मतलब कि रेमेडियल होना चाहिए वो जो मेजर्स होते हैं ताकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें आराम मिल पाए। जो गवर्नमेंट है उसको एक अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो जो ये ऑपरेशंस या इंडस्ट्री रेगुलेट की जा रही हैं उसको बंद या रोक पाए। एक बार जिसने जो एक्ट अगर तोड़ दिया है तो उसको एक पनिशेबल अमाउंट देना चाहिए, 1 लाख तक का पनिशेबल अमाउंट उसको कम से कम देना ही चाहिए, ऐसा हमें रूल लाना पड़ेगा। या अगर हम जो पॉल्यूशन लगातार तोड़ता ही जा रहा है उसको पर डे 5,000 रुपीज़ का इम्पोज किया गया है, मतलब कि अगर किसी ने जिसकी आदत बन गई है रूल तोड़ने की उसको 5,000 पर डे चुकाना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट। ये एक्ट ये एम्पावर करता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इंस्पेक्ट करें साइट्स में, प्लांट में, मशीनरी में और उनके निकलने वाले पोल्यूशन को इंस्पेक्ट करें ताकि वो अपने सही रिदम पे चलते रहे और ताकि उससे कोई खराबी या आसपास को कोई भी नुकसान ना हो। वो सैंपल कलेक्ट करते रहें एयर का, वाटर का, सॉइल का और अलग अलग मटेरियल्स का जो कि फैक्ट्रीज और प्रेमिसेस में टेस्टिंग होते हैं ताकि हम उसका सही आंकड़ा लगा पाएं एंड वो सही तरीके से चल पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और आज की वीडियो बहुत
से समझ में आई होगी। सो आज हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म होता है एंड आई होप आपको पूरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। इसके बाद हम केमिस्ट्री के 2-3 सब्जेक्ट्स हैं वो ख़त्म करेंगे एंड आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आपको कोई सजेशन देने हैं वो भी बताइए। आपको अगर कोई डाउट आ रहे हैं वो भी हमसे शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।